हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ये सहयोग के लिए एशियाई संघ यानी सार्क काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं प्लस 2 के बच्चों के लिए जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सार्क ये एग्ज़ाम में कई बार आया है और इसको जो है अच्छे से समझना उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम सार्क की बात करें तो सबसे पहले तो सार्क का मतलब क्या होता है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। देखा जाए अगर सार्क का हम पूरा विस्तृत नाम देखें तो यहाँ पर दिया गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क दक्षिण एशियाई के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1985 में हुई थी। यानी इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी और इसमें पहले जो देश सदस्य के रूप में थे वो बांग्लादेश थे, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से चार्टर को अपनाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1985 में जो है इसकी गठन की गई और इसमें कुछ ही 8 देश ही सम्मिलित थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें देशों के नाम देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि जो आपके पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, उससे बाहर कोई नहीं था क्योंकि ये दक्षिण एशियाई देश थे और इसमें सिर्फ 8 देश सम्मिलित थे: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखा जाए तो इसको अफगानिस्तान को 2007 में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो 7 सदस्य ने इसका जो है निर्माण करवाया 1985 में, लेकिन 2007 में जो है अफगानिस्तान भी सार्क देश की जो है सदस्यता हासिल किया और आज तक 18वें शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुकी है। यानी अब तक जो है 18 शिखर सम्मेलन हुई है और नेपाल के पूर्व विदेश सचिव सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। यानी देखा जाए तो नेपाल के पूर्व विदेश सचिव जो है सार्क के महासचिव हैं। यानी ये बात देखा जाए तो 2016 तक की ही है, अभी जो है बदल भी चुके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा कि अभी के जो है वर्तमान कौन है। 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो हुई थी 2016 में पाकिस्तान द्वारा की जाएगी। ये निर्धारित की गई कि 2016 में जो है पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा और ये देखा जाए तो समय समय पर होता ही रहता है। ठीक है, और ये सार्क सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें विशेषता ये भी होता है अगर कोई देश इसको मना कर देता है तो सार्क के जो है गठबंधन नहीं हो पाता है, यानी उसका जो है शिखर सम्मेलन नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्क देशों में से कोई भी देश अगर मना कर देता है तो उसका जो है बैठक नहीं हो पाती है और इस वजह से ये जो है टलती रहती है। यही बात हुआ था जब 2021 में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने वहाँ पर जो है कश्मीर मुद्दा उठाया गया था सार्क सम्मेलन बैठक में। ठीक है, और इसमें हुई थी, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है ये बैठक की गई थी और आप इस बात को जानते भी होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उद्देश्य। देखिए सार्क का आखिर उद्देश्य क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी रहेगा। कहते हैं सार्क का लक्ष्य दक्षिण एशिया क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना है। यानी सार्क का लक्ष्य जो है, मेन लक्ष्य देखा जाए तो दक्षिण एशिया क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास को बढ़ावा देना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्क के उद्देश्य जैसे कि इसके चार्टर में प्रभाषित है, इस प्रकार दिया गया है, जो यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए पहला उद्देश्य यही आता है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरी बात थी सभी व्यक्तियों को जो है सम्मानपूर्वक जीने और उनकी जो है पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर प्रदान करके क्षेत्रों में जो है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास में तेज़ी लाना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी व्यक्तियों के जो है सम्मानपूर्वक जीवन और उनकी
पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करना और आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और संस्कृति विकास में तेजी लाना है। उसके पश्चात था इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। यानी दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना सार्क का मुख्य उद्देश्य था। उसके आगे जो है आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की जो है समस्या की सराहना में योगदान दे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार सार्क की थी कि आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान देना। उसके पश्चात आगे देखें तो आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारंपरिक सहायता को बढ़ावा देना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और जो है परंपरा सहयोग को बढ़ावा देना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना भी इसका मेन उद्देश्य था कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को जो है मजबूत करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन कि देखा जाए तो सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय रूपों में आपस में सहयोग की मजबूत करना भी इसका उद्देश्य था। यानी सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय रूपों में आपस में सहयोग को मजबूत करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात देखें तो सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग करें, ये भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थी। सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग की भावना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात देखें तो संरचना और प्रक्रिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट तो रहता यही कि सार्क के 5 सिद्धांत क्या हैं। देखिए, सार्क ने अपने 5 सिद्धांत बनाए थे जो जरूरी भी था। इससे कोई दूसरा देश जो है दूसरे देशों पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए सार्क ने 5 सिद्धांतों का निर्माण किया। आप लोग इसको जो है याद भी रख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सार्क के 5 सिद्धांत भी पूछ सकते हैं। तो जनरल सी बात है, पहला तो ये कि सार्क में सहयोग, सप्रभु, समानता का अधिकार होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। राजनीतिक स्वतंत्रता भी इसका महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है। उसके पास सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में जो है गैर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सदस्य जो होंगे इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उनको कोई इजाज़त नहीं दिया गया था। और जर्नल सी बात है, इनका मुख्य उद्देश्य था पारंपरिक लाभ, यानी सबको लाभ इससे पहुंची, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को जो है काफ़ी मदद करना। इसके मेन मुद्दे और भी थे कि क्षेत्रीय संयोग को सार्क सदस्य के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो है संबंधों के पूरक के रूप में देखा जाता है। और सार्क शिखर सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करने वाले देश संघ का अध्यक्ष होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सार्क शिखर सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करने वाले देश संघ का अध्यक्ष होता है। निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर किए जाते हैं, जबकि द्विपक्षीय और विवादस्थ मुद्दों को सार्क के विचार विमर्श से बाहर रखा जाता है। 8 सदस्य देशों के अलावा जो है 9 पर्यवेक्षक जो है राज्य सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। यानी देखा जाए 8 तो इसके सदस्य हैं ही हैं और 9 जो है पर्यवेक्षक के रूप में जो है सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। इनमें चीन है, अमेरिका है, म्यांमार है, ईरान है, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड यूरोपीय संघ, ये जो है देखा जाए 9 जो है पर्यवेक्षक जो है के रूप में शिखर सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये बात समझ आना चाहिए, है तो इसके 8 सदस्य ही जो इस देश जो है सार्क के सदस्य के रूप में होते हैं, लेकिन बाकी जो 9 हैं वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, म्यांमार, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित है। यदि आगे हम बात करें सहयोग के क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर हस्तक्षेप हुए हैं। देखिए सहमत हुए हैं, यानी देखा जाए तो सार्क का जो मेन मुद्दा है सहयोग का क्षेत्र है तो वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास, दूसरा है शिक्षा एवं संस्कृति, दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी और आगे है आर्थिक व्यापार और वित्त, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिक
सूचना, संचार और मीडिया, गरीबी निर्मूलन, सुरक्षा पहलू, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और वित्त पोषण तंत्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य होता है वो है सामाजिक विकास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है नवीनतम विकास, जो अभी कुछ समय पहले ही सार्क के द्वारा किया गया कुछ यहाँ पर नवीनतम विकास है। कहते हैं 2014 में काठमांडू में आयोजित 18वां शिखर सम्मेलन जो है सार्क घोषणा के अपनाने के साथ संपन्न हुआ था। यानी सार्क शिखर सम्मेलन का जो है सार्क घोषणा को अपनाने के साथ ही संपन्न हुआ था। और घोषणा पत्र जो है श्रम प्रवासन के सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दे के रूप में पहचानता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सार्क देश दक्षिण एशिया से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जहाँ पर जो है श्रमिकों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके सहयोग की बात यहाँ कही गई है। शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क नेताओं ने अधिकारियों से महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने और उनसे रोकने का भी आह्वान किया है। देखिए, कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उनका मुख्य उद्देश्य जो है लोक कल्याण की भावना होती है, लेकिन इस पे क्या वो सख्ती से कार्रवाई करते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए रोकने की आह्वान किया है। सिर्फ आह्वान किया गया है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कहते हैं आज भी जो है मानव व्यापार हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी जो है समस्या है पूरे विश्व के लिए। कहते हैं 2015 के बाद के विकास एजेंडों के संबंध में भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय स्तर पर यथार्थ विकास लक्ष्यों की उचित रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए एक अंतर सरकारी प्रक्रिया शुरू करना था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश किया और समझाने की आपको कोशिश किया। इसमें हर बात को हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया और हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से मेहनत कर लो तो इसमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इससे अधिक क्वेश्चन दे नहीं सकता। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो शायद आपको समझ ना आए। इसलिए अच्छा है कि इसको ध्यानपूर्वक समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। और त्रिपाण स्टडी सेंटर कहता है कि इससे अधिक एग्जामिनर कुछ भी नहीं दे सकता जो हमने इन चैप्टरों के अंतर्गत किया है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। एमसीक्यू तो आपको इसी से ही बनेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अगर आप मन से त्रिपाण स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने में कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में जो है बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपके जितने भी सिलेबस है, जितना ही आपको जो है सब्जेक्ट है, सभी का वीडियो यहाँ उपलब्ध है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 8 से लेकर MA तक के लिए बच्चों के सारे वीडियो उपलब्ध है और समय समय पर बनाई जाती है और वो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम व्यू से। तो उसको सोचिए, विचारिए, समझिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।